प्रणाम। और आज इंटरनेशनल विमेंस डे के इस उपलक्ष्य में सभी मातृशक्ति को मेरा सादर प्रणाम। तो आज इंटरनेशनल विमेंस डे हम मना रहे हैं और मेरे को जैसे कि यहाँ पर सर ने आदेश दिया है कि हम थोड़ा सा बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव्स पे, क्योंकि हम सब लोग जिस एरा में रह रहे हैं ये डिजिटल एरा है जहाँ पर हम सब स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, सब हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप और बहुत टाइप के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। सिर्फ मतलब स्मार्टफोन्स ही नहीं, हमारे घर में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, जैसे कि अगर हम एलेक्सा यूज कर रहे हैं या हम इवन स्मार्ट वॉचेस यूज कर रहे हैं, तो ये सारे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स में उनमें से ग्रुप में से कोई ऐसा है जो इसका शिकार हुआ है अब तक, जो साइबर क्राइम का शिकार हुआ है। कभी कोई आपके पैसे कट गए हो, किसी ने आपसे ओटीपी ले लिया हो, या आपका फेसबुक की क्लोनिंग हो गई हो। सोशल मीडिया किसी का क्लोन हुआ है या फेसबुक अकाउंट, क्योंकि वो तो बहुत नॉर्मल है। नहीं सर, कॉल आती है, जैसे फोन नंबर से ना कॉल आई थी एक बार, तो वो उस तक करने की कोशिश में था पर हुआ नहीं। कि वो ये कह रहे थे कि आपके बैंक अकाउंट का वो आपका एटीएम कार्ड रिन्यू होना है और आपको अपना वो बताना पड़ेगा ओटीपी जो आपके आधार कार्ड नंबर है। हालांकि इतनी अवेयरनेस तो थी कि हमें चल गया पता कि ये चोरी है कोई। तो थोड़ा सा हमने तो बात तो की, खींचा वीचा थोड़ा सा, पर उसके बाद उसको किया कुछ नहीं, और होने के चांसेस थे वो। ये तो मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां पर आप अवेयर थे, अलर्ट थे, तो आपने नहीं किया। लेकिन हर किसी इंडिविजुअल के साथ ऐसा नहीं होगा। हम बेसिकली यहां पर मेरे साथ भी वही हाँ, इसमें एक फेसबुक का है तो लगभग जैसे कई बार होता है कि हम दूसरे अपनी आईडी बनाए थे ना फेसबुक की, उस पर ये हुआ कि किसी ने मेरे उसको हैक करके रखा होगा अपने ख्याल से। उसने परवीन की, जैसे आपको होता है परिवार का अपनी से कोई फोटो आया, क्योंकि परवीन ने मुझे फोन किया कि यार तू क्या लिख रहा है, मैंने क्या हुआ, तो कुछ ऐसा लिखा हुआ था। फिर एक मैडम का भी मेरे लिए कॉल आया था कि सर आप मैसेज कर रहे थे, मैंने कहा नहीं ना कोई बात है, तो उसमें कुछ इस प्रकार की चीजें डाल दी गई थी। हाँ सर, एक बार आपका नाम हाँ तो क्या मुझे पता चला किसने क्या बोला। हाँ, एक बार वो आया कि किसी मेरे नोइंग फ्रेंड का रिश्तेदार का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन पे कि साइबर सिक्योरिटी बेसिकली है क्या। तो साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ डिफेंडिंग कंप्यूटर्स, सर्वर्स, मोबाइल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम द मैलिशियस अटैक्स। तो अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एज इट इज आपको ये पीपीटी पूरी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको कुछ लिखने की कहीं जरूरत नहीं है, जब भी आपको किसी चीज की जरूरत होगी डायरेक्ट आप पीपीटी देके वहां से आप नोट कर सकते हैं या लिंक दे सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है, एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, कंप्यूटर तो मतलब अब बहुत छोटी सी चीज हो गई, कंप्यूटर के अलावा क्योंकि हमारे घर में जितने भी स्मार्ट डिवाइसेज हैं, इवन आजकल तो आपकी लाइट्स, आपके पंखे, ये सारे क्या हैं, आईओटी पे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक टर्म है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब जितनी भी चीजें नेटवर्क पे कनेक्टेड है वो सारी इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे क्या है, कनेक्टेड है हमारी, और वो सारी वल्नरेबल है एक मैलिशियस अटैक के लिए, एक साइबर अटैकर के लिए। जैसे हमारे पास एक मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन का अगर डेटा ऑन है तो इसका मतलब जितने भी एप्स इस पे एप्स पे अगर हमने परमिशन दे रखी है ऑडियो की, तो हम जितनी भी यहाँ पर बातें कर रहे हैं हमारे मोबाइल फोन सारा सुन रहा है और सारा डेटा उन सर्वर्स पे ट्रांसमिट हो रहा है। मतलब जो भी हम बातें कर रहे हैं, अक्सर हम देखते हैं हम कोई बातें करते रहते हैं और थोड़ी देर बाद हमारे पास उसके एडवर्टाइजमेंट्स आने लग जाते हैं। कैसे आने लग जाते हैं? क्योंकि उस सर्वर पे सारी हमारी बात पहुंच गई है। हम बात कर रहे हैं वॉशिंग मशीन खरीदने के बारे में, तो थोड़ी देर बाद वॉशिंग मशीन के सारे एडवर्टाइजमेंट हमारे पास आने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा मोबाइल फोन का डेटा ऑन है और वो जैसे ही हम कोई बातें कर रहे हैं वो सर्वर पे सारा डेटा फ्लो हो रहा है। तो ये भी जितने भी डिवाइसेज हमारे नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं, इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं, वो सारी साइबर अटैकर के लिए एक टारगेट है जिसको कि वो अटैक कर सकता है। सर्वर्स हैं, सर्वर्स बेसिकली हम यूज नहीं करते हैं। सर्वर का मतलब होता है कि जहां पर डेटा जाके हमारा सेव हो रहा है। मोबाइल डिवाइसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, नेटवर्क्स हैं और डेटा फ्रॉम मैलिशियस अटैक्स। अब हम बात करते हैं कि लेटेस्ट जो मोडस ऑपरेंडी है साइबर अटैकर्स की वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलीगल स्टॉक मार्केट स्कैम, क्योंकि ये जो मैंने प्रेजेंटेशन बेसिकली बनाया है, वैसे तो यहाँ पर जैसे टीचर्स का ग्रुप है, बेसिकली टीचर्स में के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखने वाली है उसमें हम थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड की, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अटैकर्स जो अटैक करता है वो फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए करता है। हमारा स्टूडेंट डेटा या हमारा पर्सनल डेटा उस पर वो अटैक काम करता है, क्योंकि वहां से उसे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। अब हमारा डेटा उस पर चला दिया, डेटा वो बेच भी देगा, उससे उसे कितने रुपए मिल जाएंगे, 1000 मिल जाएंगे, 10,000 मिल जाएंगे, 20,000 मिल जाएंगे, उससे अच्छा फाइनेंशियल अटैक करेगा और सीधे ही लाखों में कमा लेगा। तो इसलिए
इसलिए मैं फाइनेंशियल फ्रॉड्स पे ज्यादा बात करूंगा। तो जो अभी जो लेटेस्ट जो ऑपरेटिव्स हैं और उनके जो मेथड्स हैं वो हैं इलीगल स्टॉक मार्केट स्कैम। अब अभी आपने देखा होगा कि कोविड के बाद जैसे स्टॉक मार्केट में लोगों का बहुत ज्यादा रुझान बढ़ा है, क्योंकि पिछले 5-6 साल जो रिटर्न्स हैं स्टॉक मार्केट्स में वो क्या है, 5x 10x और 20x पर है। मतलब लोगों ने 50-50 100-100 200% रिटर्न्स वहां से कमा लिए। तो साइबर अटैकर के लिए क्या हो गया कि लोगों को बेवकूफ बनाओ, एक ऐप इंस्टॉल करवाओ और वहां से किसी ग्रुप में ऐड कर लो, किसी व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर लो, किसी टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड कर लो, जैसा फेसबुक पे देखते रहते होंगे, कई सारे आपके पास एडवर्टाइजमेंट आते होंगे ऐसे स्टॉक्स के, और आपने क्लिक किया, आप किसी ग्रुप में ऐड हो गए। उस ग्रुप में अब उस ग्रुप में क्या कई सारे फेक लोग हैं जो कि जबरदस्ती बता रहे हैं कि मैंने इतना कमा लिया, मैंने इतना कमा लिया, और आप इस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। हो सकता है कि आप जैसे उसमें 2-4 ही लोग हो, बाकी सारे फ्रॉड हो, और आप उसमें फंसते चले जाते हैं और उसमें पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं। अब आपको दिख तो रहा होगा पैसा, लेकिन जब निकालने की बात आती है आप उस पैसे को निकाल नहीं पाते, या आप कुछ मिनिमम अमाउंट निकाल पाते हैं, लेकिन जब बड़ी अमाउंट का ट्रांजैक्शन की बात आती है तो वो आपको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अब ये आपको बहुत बाद में पता चलेगा कि मेरे साथ स्कैम हो गया है। दूसरा है गेमिंग एप्लीकेशंस। गेमिंग एप्लीकेशंस जैसे नॉर्मली हमारा जो ग्रुप है, हम गेमिंग एप्लीकेशंस में इतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते। इसमें जैसे बच्चे हैं घर में, अब वो गेमिंग एप्लीकेशन अगर आपके फोन में चला रहे हैं तो इसका मतलब आपका फोन टारगेट पे है, क्योंकि फोन तो आपका यूज हो रहा है, भले चलाओ से बच्चा रहा है, लेकिन फोन तो आपका ही है, कॉन्टैक्ट्स उसमें आपके हैं, सब कुछ डेटा आपका उस फोन के अंदर ही है। इसका मतलब आपका फोन वहां क्या हो गया, वल्नरेबल हो गया। अब इस गेमिंग एप्स में ही मैं आपको अभी एक स्टोरी शेयर करता हूं। कर्नल थे, रिटायर्ड कर्नल है, तो उनके घर में क्या था, उनका पोता था। तो उनका पोता क्या करता था, उनका पोता और उनकी जो आईडी थी, ईमेल की आईडी, वो सेम 2 अलग अलग डिवाइसेस पे चलाते थे। उसके पास तो टैबलेट था, तो वो टैबलेट में क्या करता था, उसी आईडी से सब कुछ एक्सेस करता रहता था। और उसके जो दादाजी के पास, जो कर्नल साहब के पास जो फोन था वो अलग था। अब जब वो गेम खेल रहा होता है तो गेम खेलने के दौरान उसको टारगेट मिलता है कि भाई अब आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, पैसा जमा करना पड़ेगा। पैसा उसके पास था नहीं, तो उसने क्या किया, उस जो अटैकर था, उस अटैकर ने बोला कि ठीक है आप कर लो, अपने घर में किसी के फोन में ये ऐप इंस्टॉल कर दो। अब उसके पास किसी और चीज की तो डिवाइस की तो वो थी नहीं, एक्सेस थी नहीं, मतलब खोल नहीं सकता था दादाजी का फोन, लेकिन उसके पास आईडी तो थी। उस आईडी से उसने क्या कर लिया, उसमें इंस्टॉल कर लिया। वो हम रिमोटली कर सकते हैं। अगर आपके घर में 5-6 फोन है, उसमें एक ही ईमेल आईडी, तो मैं किसी के फोन में भी यहीं से बैठे हुए वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता हूं और वो सारी परमिशंस भी उसको ग्रांट कर सकता हूं। उसने क्या कर दी, सारी परमिशन उसको ग्रांट कर दी। उसके दादाजी को पता ही नहीं कि ऐसा कोई एप्लीकेशन भी। जब उनके साथ फ्रॉड हो गया, कम से कम 50-60 लाख उनके खाते से निकल गए। उसके बाद उन्होंने पता चला कि भाई मैंने तो ऐसा कोई ना एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, ना किसी को ओटीपी शेयर किया, कुछ भी शेयर नहीं किया, तब भी मेरे साथ कैसे फ्रॉड हो गया। तो जब बाद में इन्वेस्टिगेशन, मतलब इसको 6-7 महीने और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने में लग गई इसको कि वो हुआ कैसे, तब ये पता चला कि उस बच्चे ने वो इंस्टॉल किया था उनके फोन में और वहां सारी परमिशन दे दी। तो उनके ओटीपी, कई बार ऐसा होता है कि ओटीपी आपसे लेने की जरूरत नहीं है उसको, जब आपने परमिशन ग्रांट कर रखी थी तो उसके पास सारा डेटा आपको ऑटोमेटिक जा रहा है। आप देखते हैं कई सारे एप्लीकेशन जैसे आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें ओटीपी आता है। ओटीपी कई बार क्या होता है, ऑटोमेटेड वहां सीधे कॉपी हो जाता है। कॉपी कैसे हो जाता है, क्योंकि आपने परमिशन दे दी ना, लेटर भेजा, उसको तो भेज डाला अपना प्रोजेक्ट है, उसको तो आप कुछ नहीं करना, उसको तो चाहता ही है कि उसके पास कॉल आए ही ना, तो वो यहाँ उनको पैसा देगा नहीं गूगल वालों को। तो वहां पर क्या होते हैं, जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, फ्रॉडस्टर बैठे हैं, वो अपना स्पॉन्सर्ड लिंक क्या कर देंगे, ऊपर पेस्ट कर देते हैं और वहां आपको एक फर्जी नंबर भेज देंगे कस्टमर केयर का। वो नंबर आपको लगेगा तो कि iGate का है, लेकिन वो iGate का होगा नहीं, किसी फ्रॉडस्टर का होगा। तो यहां पर हमको क्या सावधानी रखनी है, हमको ये सावधानी रखनी है कि जब भी हम कोई भी कस्टमर केयर का नंबर ले रहे हैं तो हम ऑथेंटिक वेबसाइट से लें। अगर हमको टाटा स्काई का चाहिए तो टाटा स्काई की प्रॉपर जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के अंदर से हम वो नंबर उठाएं। एलजी का चाहिए तो एलजी की प्रॉपर वेबसाइट से उठाएं, वर्लपूल का चाहिए वर्लपूल की वेबसाइट से उठाएं, iGate का चाहिए तो iGate की हम वेबसाइट ढूंढें, ना कि हम सीधे कस्टमर केयर नंबर iGate लेते हैं। तो हमको सर्च पैटर्न्स भी या सर्च में जो हम कीवर्ड्स यूज करते हैं उनमें भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और हमेशा ऐसा नहीं करना कि जो टॉप में जो ऊपर जो सर्च में दिख रहा है हमको ऑप्शन, उसको क्लिक किया और वहां से हमने एक नंबर निकाला और उस पर कॉल शुरू कर दी। अब कॉल जैसे ही वो आपको करोगे, अब वो तो क्रिमिनल है, उसे पता है कि मुझे कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बनके बात करनी है, वो बात प्रॉपर वैसे ही करेंगे और आपसे डेटा लेना शुरू करेंगे। फिर डेटा लेने की बात कर सकते हैं, पैसे लेने की बात कर सकते हैं, आपके अकाउंट नंबर मांग सकते हैं, आधार नंबर की वेरिफिकेशन मांग सकते हैं, पैन कार्ड के नंबर मांग सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनकी जो स्ट्रेटजी है अटैक करने की वो क्या है, बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, तो सबसे
बने ये एड सेंटर। तो इस एड्स पे आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके पास ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट आ रखे हो, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में इतना भरोसा नहीं करना, लिंक पे कहीं भी क्लिक नहीं करना। जो ब्लू कलर का जो लिंक होता है जिसको हम हाइपरलिंक बोलते हैं, तो उस हाइपरलिंक पे कभी भी क्लिक नहीं करना बिना सोचे समझे हुए, जब तक आपको कंफर्म नहीं है कि हाँ ये हाइपरलिंक मुझे कहां लेके जा रहा है, क्योंकि आपको थोड़ा पता वो आपको कहां लेके जाएगा। आपके पास व्हाट्सएप में कोई लिंक आया, लिंक पे आपने टच से क्लिक किया, आप वो लिंक कहां लेके जाएगा आपको क्या पता, वो वेबसाइट का है, किसी एप्लीकेशन का है। कई बार जो ये मैलिशियस एप्लीकेशंस होती हैं, ये क्या होती है कि जैसे आप क्लिक करोगे ये बैकएंड में इंस्टॉल हो जाता है, ये आपके फोन में कहीं दिखते नहीं है। जैसे अभी आपने समाज कल्याण में आपने आधार का वेरिफिकेशन किया होगा, तो उसमें बैकएंड में एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई यूआईडीआई की फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन के लिए, वो लिंक वो आपको कहीं दिख नहीं रही है एप्लीकेशन, तो ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं वो मैलिशियस एप्लीकेशंस, वो बैकएंड में जाकर इंस्टॉल हो जाती हैं, और वो इंस्टॉल जैसे ही हो गई उसके बाद वो क्या कर लेगा, आपके फोन का जितना भी डेटा है सारा अपने सर्वर्स पे भेजते रहते हैं। और ऐसा भी होता है कि कुछ एक फिक्स इंटरवल के बाद वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है एप्लीकेशन, वो 24 घंटे के लिए हो सकती है, 48 घंटे के लिए हो सकती है, 72 घंटे के लिए हो सकती है, कितने भी देर हो सकते हैं, उतने देर में वो सारा डेटा ट्रांसफर करेगा और ऑटोमेटिक अनइंस्टॉल हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा वो और डेटा मेरा कहां से कहां चला गया। तो कोई भी एप्लीकेशन बिना जाने हुए, जब तक आपको पता नहीं है कि हाँ एग्जैक्ट ये एप्लीकेशन ये काम करती है, तब तक हमको वो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी है। लिंक पे तो कोशिश करनी है कि क्लिक हो ही ना, जब तक आपको 100% ऑथेंटिसिटी नहीं है कि हाँ ये इस काम के लिए बनाई गई है, लिंक पे तो कभी क्लिक नहीं करना। दूसरा है ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जो ये चैनल्स हैं, इनमें फालतू नहीं घुसना। तो फालतू मतलब किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कोई भी ऐड कर दे रहा है, फेसबुक आप चला रहे हैं, फेसबुक में आपने देखा कि एक स्टॉक मार्केट का कोई एप्लीकेशन है, इस में अगर इस ग्रुप में अगर मैं ऐड हो जाता हूं तो मुझको क्या होता है, आती जाएगी स्टॉक्स की फ्री फंड की सजेशन मिलते रहते हैं। इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं है, ये हमेशा हमको याद रखना है। मैं बेसिकली मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूं, और तो मैनेजमेंट में ये सिखाया जाता है कि नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं है। तो हमको भी ये याद रखना है कि अगर कोई फ्री फंड में सजेशन अगर बांट रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कोई इसमें ट्रैप है, तो इसको हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम फेसबुक सभी चलाते हैं, हम इंस्टाग्राम सभी चलाते हैं, और वहां पर एक एड्स की भरमार है। तो हमको किसी भी ट्रैप में फंसना नहीं है, किसी भी टेलीग्राम के फालतू चैनल में, और किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में, किसी भी फेसबुक के ग्रुप में हमको ऐड नहीं होना है जहां पर फ्री की सजेशंस बांटे जा रहे हैं। सर्वर को आईडीडी का जो सर्वर है उस पे अटैक आया, अटैक हुआ, अटैक से उन्होंने डेटा काफी सारा लीक भी किया, कॉम्प्रोमाइज किया डेटा, लेकिन हमारा डेटा कहीं लॉस नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास पे बैकअप्स थे। तो बैकअप्स होने के बाद बैकअप्स थे, इसलिए हमको कोई उन्होंने रैंसम के लिए उन्होंने कॉल की थी, उन्होंने सरकार से शायद 50 या 60 करोड़ की डिमांड करी, लेकिन सरकार ने मना कर दिया। उन्होंने बोला आप डेटा रख लो, हमको नहीं चाहिए, तो हमारे पास बैकअप था, है ना। तो सरकार के लेवल पे, इंस्टीट्यूशन के लेवल पे काफी सारी टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी एक्शन में है। तो इसलिए जो अवेयरनेस है वो है यूजर की, अटैक होता है एंड यूजर का। ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहां पर बहुत हाई लेवल टेक्नोलॉजी यूज होती है। अब आप देखेंगे जैसे सर्वर्स होते हैं ना हमारे, जहां पर डेटा स्टोर होता है, वो डेटा ये विंडोज कभी यूज नहीं करते, वो यूज करते हैं मैक, मतलब जो आईओएस है, जो एप्पल का है। तो एप्पल की जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पे अटैक करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है क्योंकि उसमें वल्नरेबिलिटी नहीं रहती। ये विंडोज है, विंडोज सबके हाथों में है, इसलिए इसमें वल्नरेबिलिटी अटैक करने की। जो हमारा एंड्रॉइड है उस पे अटैक हो जाएगा, आपका आईफोन है उस पे अटैक होने की बहुत कम चांसेस है, या बहुत मिनिमम है, मतलब 0.1% है कि आपके आईफोन पे अटैक हो जाएगा, लेकिन एंड्रॉइड पे अटैक करना बहुत आसान है क्योंकि वल्नरेबिलिटीज है। आपका दूसरा स्टोर के इंस्टॉल नहीं होता आईफोन में, हाँ, क्योंकि उनके अपने जेन्युइन है ना बस एप्लीकेशंस। आप एसएमएस नहीं करना चाहते, दो वेबसाइट्स हैं, sms-header.try.gov.in और एक cyberyoddha.org। ये cyberyoddha.org एक एनजीओ है जो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में काम करता है, और एसएमएस हेडर एक ट्राई की वेबसाइट है। आप इन दोनों वेबसाइट्स पे क्लिक करके भी डायरेक्ट वो एसएमएस हेडर वहां पेस्ट करके आप चेक कर सकते हैं कि ये जो एसएमएस आया है किसी जेन्युइन पर्सन का है या किसी फ्रॉडस्टर का है। ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं जिससे आप ये पता कर सकते हो कि एसएमएस आपके पास कहां से आया है। ये मैं आपको सब शेयर कर दूंगा। अब देखिए जैसे जियो का ये हेडर है, जियो एसपीसी। अब देखिए ये है, देखो फ्रॉडस्टर, ये देखो जो फ्रॉड का जो मांग रहे थे ना, ये फ्रॉड का है। द हेडर ऑफ, अब क्या था इन्होंने, इसका एसएमएस हेडर ये है चीकू। अबे चीकू से किसी से
अब नाम वहां से फोन नंबर नहीं आया, सिर्फ नाम आया, उन्होंने उसको क्या अलॉट कर दिया, ये नाम चीकू, यही एसएमएस हेडर है। तो जैसे ही उन्होंने डिटेल्स निकाली थी, ये बंदा पता चल गया कि ये कौन है, ये भी कोई वेंचर है, ठीक है। बी वेंचर 130 साईनाथ नगर, उर्फ नवाश्री दिमाग वाली गुजरात से कोई से एसएमएस आया है, जहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन का नाम आ गया। खरीदेगा तो वो अपना सारा आधार कार्ड सब वो तो सब देगा, सारा डेटा देगा। पर नॉर्मली हमको इस पे भी पुलिस बहुत ज्यादा एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि जो फ्रॉड होता है ना, वो अपना जो डेटा देता है वो तो फ्रॉड देता है, वो भी तो फ्रॉड ही देगा ना वो, आधार कार्ड फ्रॉड देगा वो। और क्या। नहीं तो आप सोचिए कि फॉर एग्जांपल आपके साथ फ्रॉड हुआ, ठीक है, आपको पता चल गया कि उस अकाउंट में पैसा चला गया है, तो उसके बाद भी सरकार वहां से पैसा नहीं निकाल पा रही, क्यों? क्योंकि उस बंदे ने तो जो वो फ्रॉड करते हैं ना, तो उनके पास एक अकाउंट नहीं है, वो कम से कम 20-30 अकाउंट उसके नीचे से रखते हैं, और ठक 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 से वो क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, और 30वें अकाउंट से बाहर निकल जाते हैं, और सारे के सारे अकाउंट फ्रॉड हैं, वो सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बने हुए हैं अकाउंट्स। तो वो एक लेयर में नहीं चलते, वो तो मल्टीपल लेयर्स में चलते हैं क्रिमिनल्स, इसलिए कभी पुलिस उनको ट्रैप कर ही नहीं पाती। मतलब आपने इनिशियल स्टेज में अगर पैसा आपका फंसने से बच गया तो बच गया, नहीं तो नहीं बच सकते। अगर आपने 24 घंटे हो गए तो 24 घंटे बाद तो पुलिस भी बोलती है कि इम्पॉसिबल है उस पैसे को रिकवर करना। हर अकाउंट खोलेगा आधार कार्ड से ही रहेगा, अलग अलग आधार कार्ड रहेगा। तो अगर आपके उसके पास फर्जी है ही ना, फर्जी बना देना, फर्जी फर्जी बना बना रहा है उसने, पैन भी उसके पास फर्जी है उसका, गलती सरकार की है ना, वो बॉडी कैसे बनवाए। तो वो यहाँ तो रोहिंग्या के बने हुए हैं, रोहिंग्या के बने हुए इस देश में। भाई साहब सर, इस देश में देखिए, इस देश में जेन्युइन काम कराना है 24 घंटे के लिए, कभी कभी तो हो सकता है 1 घंटे के लिए चले, उनको पता है कि हाई वॉल्यूम है, हाई ट्रैफिक चलेगा रात के टाइम पे, रात के शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, तो उतने टाइम में उस वेबसाइट को खोलेंगे। ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, HTTPS का ये सब कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कर सकते हैं। HTTPS से देखो, HTTPS बोलते तो है कि सिक्योर चलता है, लेकिन HTTPS कोई सिक्योरिटी का कोई वो नहीं है। HTTPS सिर्फ एक काम करता है, वो एन्क्रिप्शन का काम करता है। एन्क्रिप्शन मतलब कि आपने जो डेटा दिया जिस कंपनी को, और आपने जो दिया वो क्या होता है, जब ट्रैवल कर रहा है डेटा, तो वहां पर वो एन्क्रिप्ट रहेगा, वहां पर कोई उसे रीड नहीं कर सकता क्रिमिनल। लेकिन उस सर्वर पे जा रहा है, वो सर्वर पे फ्रॉडस्टर पे, तो बात रीड कर ही लेगा ना। तो HTTPS सिर्फ इतना इंश्योर करता है कि आपका डेटा जब ट्रैवल कर रहा है तो सिक्योर रहे, बाकी HTTPS कुछ नहीं करता। तो HTTPS क्या है, वो एक प्रोटोकॉल है, वो तो परचेज करनी है, एक सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट लेना है, उसका पैसा देना है, ले लो, कोई से भी कोई भी ले सकता है। तो HTTPS कभी ये इंश्योर नहीं करता कि आपकी वेबसाइट सेफ है, वो फ्रॉडस्टर भी ले सकता है, वो एक प्रोटोकॉल है, वो सर्टिफिकेट है, वो लेना है आपने, जैसे डिजिटल सिग्नेचर होता है कोई भी खरीद सकता है, वैसे ही वो भी एक SSL प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल कोई भी ले सकता है। ये वहां से आते हैं ना कि हमेशा HTTPS में करवाओ, बोलते हैं वो, लेकिन होता कुछ नहीं है उससे, मतलब फ्रॉडस्टर उसे यूज कर सकता है। हम मतलब एक वो मतलब बैरियर है कि अगर HTTPS नहीं है तो फ्रॉड होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सिक्योर है ही। मैंने बता दिया ना, वो सिर्फ एन्क्रिप्शन का काम करता है, बाकी कुछ नहीं करता वो सिर्फ डेटा की सेफ्टी इंश्योर करता है ट्रैवल करने के दौरान। लेकिन अब माना वो है ही फर्जी वेबसाइट, आयरलैंड वाला जो फर्जी वेबसाइट है, तो उसका सर्वर भी तो फर्जी है ना, वहां रीड कर लेगा आपकी इंफॉर्मेशन को, बीच में ट्रैवल करने से क्या होता है। ऑथेंटिक भी है, लेकिन वहां बैठा हुआ फॉरेस्टर तो वो तो फ्रॉड है ही ना, सर्वर तो उसका ही है, तो सर्वर उसका है, तो आपकी इंफॉर्मेशन बाहर ही कोई एन्क्रिप्ट हो गई, एन्क्रिप्ट कर लेगा, उसको रीड कर लेगा। तो HTTPS कभी इंश्योर नहीं करता ये। तो इस फिशिंग वेबसाइट से बचने का सिर्फ एक तरीका है कि जितने भी लिंक्स हमारे पास आ रहे हैं, जितने भी हाइपरलिंक्स आ रहे हैं, उन पे कभी क्लिक करके कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना, किसी भी केस में कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी आदमी आ जाए, लेकिन उसको क्लिक करके इंस्टॉलेशन नहीं करनी, लिंक पे जाना ही नहीं है, क्योंकि वो क्या करेगा आपको पता नहीं है। अब देखिए, माना आपके पास ऐसा कोई लिंक आ गया और आपके पास बहुत ही मतलब आदरी आ गई है कि हाँ इसको क्लिक करना ही है, तो अब चेक करना है हमको कि ये लिंक कहाँ लेके जाएगा, हमको कहाँ से डायरेक्ट होगा ये लिंक। तो इसके लिए एक वेबसाइट है वायरस टोटल। वायरस टोटल की एप्लीकेशन भी है कि आप अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और उससे ये चेक कर सकते हैं कि ये क्या करने वाला है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये आया था कोई लिंक, इसको हमने इसके जैसे हम वायरस टोटल खोलेंगे तो इसमें या तो फाइल आप अपलोड कर सकते हो, यूआरएल अपलोड कर सकते हो, यूआरएल मतलब वही लिंक है, या आप सर्च कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो आपने यूआरएल डाला, यूआरएल में आपने ये डाला तो ये सारा बता देगा कि ये क्या करेगा, कहां लेके जाएगा आपको, सारी इंफॉर्मेशन जाएगी कि ये कौन से आईपी पे जाएगा, वहां से आपसे क्या क्या परमिशन मांगेगा, सब कुछ बताएगा। अच्छा, कोई ऐसा लिंक आ गया, मान लो हमने इस पे डालने के लिए कॉपी कर दिया, तब वो इंस्टॉल नहीं होगा हमारे इसमें? नहीं, तो वो तो वेबसाइट पे जा रहा है, वो तो इसके सर्वर पे जा रहा है ना वायरस टोटल के। जब कॉपी करा तो क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो जाता है। कॉपी क्लिपबोर्ड पे ही होगा ना, आपने क्लिक नहीं किया ना, एक्शन तब होगा जब वो क्लिक होगा। क्लिक नहीं, आपने तो एक बार दबाया उसको, पेस्ट कॉपी कर लिया, कॉपी किया और इसके अंदर पेस्ट कर लिया,
अच्छा मैं तो करूँ काम भी करेगा नहीं काम नहीं करेगा वो, इसके अंदर कहाँ से काम करेगा, ये तो वायरस टोटल के सर्वर पे जाएगा, ये उसको एनालाइज करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके बैकएंड में जाके एनालाइज होगा ये क्या क्या करने वाला है। दूसरा, एक तो हो गया ये लिंक, और एक होता है एपीके फाइल। एपीके फाइल क्या होती है बेसिकली, एंड की फाइल नहीं, जितने भी हमारे एप्लीकेशन हैं, इंस्टॉल होता है उसमें जो हमारे एंड्रॉइड, जो जितनी भी एप्लीकेशन हैं प्ले स्टोर पे, जितने भी एप्लीकेशन होती है, इसकी ये क्या होती है, एपीके फाइल होती है। अब आपने कई बार देखो क्या होता है, हमारे पास एपीके फाइल आती है, वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। जैसे हम इलेक्शन की ड्यूटी में जाते हैं, तो इलेक्शन की ड्यूटी में हमारे पास जीपीएस का एक क्या होता है, हमको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वो प्ले स्टोर पे नहीं है, और गूगल में मिल जाएगा, गूगल पे भी नहीं मिलेगा। वो क्या होता है, वो आईटीडीए ने बनाया होता है, उसका क्यूआर कोड मिलता है हमें, क्यूआर कोड हमने स्कैन किया, एक एपीके फाइल हमारे फोन में इंस्टॉल होती है और वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है, क्योंकि वो प्ले स्टोर पे नहीं है, क्योंकि वो एक सेक्युलर क्या है, एप्लीकेशन है, उसको अगर प्ले स्टोर पे डाल देंगे तो कोई भी उसे इंस्टॉल कर देगा, तो हमारी सिक्योरिटी कहां रहेगी, वो जीपीएस वाली, ठीक है। तो ऐसे ही एप्लीकेशन आपको कोई फ्रॉडस्टर भी डाउनलोड करने के लिए बोल सकता है कि आपको एपीके फाइल भेजी और आपने उस पर क्लिक किया और वो एप्लीकेशन जाके इंस्टॉल हो गया आपके फोन में, क्योंकि वो तो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल हो गई, अब आपको पता ही नहीं चला हुआ क्या। तो इस फाइल, इस टाइप की अगर आपके पास कोई एपीके फाइल आ रही है, तो ये भी आप वायरस टोटल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आपने अभी जैसे यूआरएल कर रखा था, तो अब आप एपीके फाइल करेंगे, फाइल इसमें क्या होगी, वो इंस्टॉल अपलोड करेंगे, जैसे नॉर्मल फाइल हम अपलोड करते हैं, फाइल अपलोड की, उसके बाद वो उस फाइल को एनालाइज करेगा कि ये क्या करने वाला है, ये क्या आपसे परमिशंस मांगने वाला है, आपको एसएमएस की परमिशन मांगेगा, कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मांगेगा, आपकी गैलरी की परमिशन मांगेगा, क्या क्या मांगेगा, सारा आपको एनालाइज करके देगा। तब आपको देखना है कि हाँ क्या ये एप्लीकेशन मेरे लिए जरूरी है, या जेन्युइन जिस चीज की बात की जा रही है क्या ये वही फाइल है या कुछ अलग ही, ये वायरस टोटल से आप कर सकते हैं। इसके लिए एक और वेबसाइट है ये फिशटैंक, फिशटैंक से भी आप ये कर सकते हैं, दो चीजें हैं, वायरस टोटल या फिशटैंक। फिशटैंक में भी आप सेम ये करेंगे, ये लिंक पेस्ट करेंगे और उसके बाद एनालाइज करेंगे, तो ये दिखाएगा इज अ फिश, इज अ